हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा सर, आपका मैथ्स का टीचर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। टॉपिक वही है हमारा रेशनल नंबर्स। तो पार्ट 2 में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आइए एक बार देखते हैं। तो बेसिकली रेशनल नंबर्स के अंदर जिन जिन टॉपिक्स को हमको कवर करना है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे कि ये सारे टॉपिक्स का क्या मतलब है और इससे हम क्या सीखने वाले हैं। अभी फिलहाल हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि पिछले पार्ट में क्या हमने सीखा था और इस पार्ट में क्या सीखेंगे। तो हमने पिछले पार्ट में ये फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट किए थे, है ना। उसमें हम लोग समझे थे कि रेशनल नंबर्स क्या होता है और रेशनल नंबर्स के अंदर ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है और एक रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है। इन सभी टॉपिक्स पर हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग किए थे इन टॉपिक्स पे। तो आज के इस पार्ट में हम लोग जो और भी कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें उनको करेंगे। उसके बाद आगे ये सेकंड या थर्ड टॉपिक जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे इस पार्ट में, ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए। तो एक बार हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं फिर से कि रेशनल नंबर है क्या। तो ए नंबर मतलब कोई भी एक नंबर, ठीक है ना, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहां पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे 1/5, 2/9, 0, 2, 3, -7, -11/50, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ये सभी रेशनल नंबर्स है। क्यों? अब आप ध्यान दें तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं। ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है लेकिन इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह से ये सभी नंबर जो है हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है लेकिन इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये सभी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। डिटेल में हम लोग पिछले पार्ट में डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। अब सेकंड, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होंगे? अगर किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो हमें रेशनल नंबर मिलेगा वो उस रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है, नॉन जीरो इंटीजर से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 5/7, ठीक है। अब यहाँ 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 7 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो डिनोमिनेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 10/14 जो हमें मिला वो क्या मिला, 5/7 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला। उसी तरह से अगर कोई दूसरा नंबर है जैसे 15/20, तो इन दोनों को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 3/4। तो यहाँ पे डिवाइड करने से हमें एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिला, यहाँ मल्टीप्लाई करने से मिला, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलता है। बट हाँ, डिवीजन के समय हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें एक कॉमन फैक्टर चेक करना पड़ता है, बट मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाने थे पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव के लिए हम लोग बताए थे कि अगर कोई रेशनल नंबर दोनों ही मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो या दोनों ही निगेटिव हो तो ऐसे रेशनल नंबर्स पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गए हमारे पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हम लोग +VE लिख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है। अगर इनमें से कोई भी एक निगेटिव हो और दूसरा नहीं हो, जैसे -2/5 हो गया या 3/-4 हो गया, तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो सब निगेटिव रेशनल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म कब कहलाएगा किसी रेशनल नंबर का? तो कोई भी एक रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म तभी कहेंगे जब उसके डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। मतलब दो कंडीशंस है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होना चाहिए। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 2/5, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, -11/12, यहाँ भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर निगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
और एक बात ध्यान देना है, जैसे अगर हम लिखते हैं 12/16 तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, बट यहाँ पे आप ध्यान दें तो 12 और 16 का कॉमन फैक्टर 4 आ रहा है ना, मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 2 भी है, 4 भी है, तो ये जो हमारा जो रेशनल नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों में, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो अब ये 3/4 क्या हो गया, हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया इस 12/16 का। ठीक है, तो ये सब बातों को ध्यान रखना है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ही करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका मतलब कि हमने 1 से लेकर 5 तक जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने किया है। तो अब उसके आगे क्या करेंगे, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है ये, आइडेंटिफाई इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट। मतलब इसमें बहुत सारे रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, इनमें हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं कि जितने भी दिए गए हैं उनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 12/4 जो है हमारा क्या हो जाएगा, जब 12 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। -8/2 को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये कहीं कि आप डिवाइड करेंगे, चलिए इसको 3/1 कर देते हैं, तो ये -2/1 हो जाएगा। इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए दोनों ही निगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 9 होता है ना, तो 3/1 ये हो जा रहा है। यहाँ माइनस है 4/2 तो -2 हो जाएगा, यानी इसको -2/1 अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं तो। और ये देखिए 4/-2, इसको भी जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, याद रखिए जैसे ये हमारा नंबर है 4/-2, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, ये निगेटिव जो है ना ऊपर चला जाएगा साइन, तो ये -4/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2/1 ये हो जाएगा, मतलब 4/-2 हमारा क्या हो गया, -2/1 हो गया। 12/3 क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, नहीं सॉरी 4/1, राइट, 3 4 12 होता है, 4/1। आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। 12/3 मतलब 12 में 3 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा, 4 आएगा, और रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो 4/1 हम लोग लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दो माइनस है, एक तो माइनस यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन एक और माइनस है तो वो माइनस माइनस रहेगा, मतलब ये 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 -2/1। अब आप देख लीजिए किसका किसका वैल्यू इक्वल आ रहा है। देखिए तो एक तो ये है हमारा 3/1, एक ये है 3/1, ये ही दो है 3/1। अब ये 3/1 किसका है, 12/4 का 3/1 हो रहा है, और ये जो 3/1 है वो इसका हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा दो इक्विवेलेंट पेयर 12/4 इज इक्वल टू -9/-3। ये एक पेयर हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मिल गया। फ्रैक्शन नहीं है, रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसी तरह से अब आप देखिए -2/1 एक ये है, एक ये है, एक ये भी है, और एक ये, 4 है जिनका वैल्यू -2/1 है। तो कौन कौन आया है, तो ये -8/4 का है, और -4/2 का है, 4/-2 का है, और किसका है ये -4/-2। मतलब ये सभी जो हमको रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं ये सभी क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। अब बचा कौन, ये दो नंबर बच रहा है, तो ये किसका किसका वैल्यू है, 12/3 और 4/-1 का। मतलब ये दोनों जो हमें मिल रहे हैं नंबर, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। तो हमने किया क्या, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, देख रहे हैं जो इक्वल है, जिसका वैल्यू इक्वल आ रहा है वो सभी रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। चलिए लिखेंगे कैसे, तो ऐसे ही लिख देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक पेयर लिख दिया, मतलब एक रेशनल नंबर से ग्रुप लिख दिया, ऊपर से यहाँ पे मैंने लिख दिया सबको, 4 है तो चारों को लिख दिया, फिर आप इन दोनों को अलग लिख देंगे, है ना, तो ये ऐसे ही बस कर देना है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर्स। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कब होता है और कोई रेशनल नंबर निगेटिव कब होता है। तो ऑब्वियसली अब देखिए यहाँ पे ए नंबर जो है हमारा 3/7, इसमें 3 और 7 दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसकी आगे आप पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है, ओके। अब ये 11/-7 है, तो इसमें आपका एक इंटीजर निगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो एक भी निगेटिव होता है तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, तो ये है निगेटिव रेशनल नंबर। उस तरह से यहाँ पे दोनों ही निगेटिव है, तो जब दोनों निगेटिव हो तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ भी देखिए एक निगेटिव है तो निगेटिव रेशनल नंबर, यहाँ पे भी देखिए दोनों निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे तो माइनस का साइन लगा है, एक ही लगा है, तो ये भी निगेटिव ही होगा। यहाँ पे देखिए 3 माइनस है, 2 माइनस तो कैंसिल हो गया लेकिन एक माइनस तो रहेगा, तो एक भी माइनस रहेगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव रेशनल। तो बस यही करना है हमको, आइडेंटिफाई करके उसके सामने लिख देना है कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप क्या करेंगे उसका स्पेलिंग पूरा प्रॉपर लिखें, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक निगेटिव रेशनल नंबर, इस तरह से। ओके, तो हो गया ये। अब ये फिल इन द ब्लॉक बॉक्सेस, यहाँ पे बॉक्स समझ लीजिए कि ये बॉक्स है, और एक यहाँ पे बॉक्स है। इस बॉक्स को भरना है, कैसे भरना है, इस तरह से भरना है कि ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बन जाए, है ना। तो कैसे भरेंगे, तो आपको फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था कि हम लोग कैसे x मानकर बनाते थे, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग रफ में यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे -14/13 है इज इक्वल टू, अब यहाँ इस बॉक्स के प्लेस पे x लिख देते हैं और नीचे क्या है 26। अब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब -14 को 26 से और x को 13 से। तो पहले हम लोग x को करते हैं, x इंटू 13 इज इक्वल टू -14 इंटू 26। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -14 इंटू 26/13। अभी 13 से 2 टाइम्स में, तो 14 2 से 28, और माइनस है तो निगेटिव रहेगा, -28 आ गया। मतलब इस बॉक्स में हम कौन सी वैल्यू पुट करनी है, -28। अब ये तो हो गया एक लेंदी मेथड, इसमें हम ऐसा तब यूज करेंगे जब हम क्लियर नहीं समझ में आ रहा हो कि हमें क्या फिल करना चाहिए, नहीं तो आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये 13 2 से 26 होता है, व्हाट डज इट मीन कि 13 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो अगर 13 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 14, मतलब जो उसका न्यूमरेटर है उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली 14 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28, और निगेटिव है तो निगेटिव। उसी तरह से अब आप देखिए, अब आपको ये 2 नंबर मिल गए, है ना। अब हमेशा इस सिचुएशन में जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा उसी को बेस रेशनल नंबर मान लीजिएगा, ये हमारा बेस रेशनल नंबर है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो अब आप देखिए ये 13 से अगर इसको कंपेयर करें तो 13 से क्या हो गया, 52 हो गया, मतलब 4 टाइम्स, है ना। 13 4 जा 52 होता है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए, निगेटिव हो रहा है, तो निगेटिव कब होता है, जब हम लोग किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 -4 से मल्टीप्लाई किया गया है, ओके। तो अब आप क्या करें, -14 में भी -4 से मल्टीप्लाई कर दें, -14 में भी क्या करें, -4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और 14 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो रहा है ना, यस। तो ये पॉजिटिव 56 आ गया, इसको आप यहाँ पे फिल कर दें। अब सेम आपको वही करना है, ये बेस हमारा रेशनल नंबर है और ये हमारा जिसका वैल्यू को हमको फिल करना है। तो अब कंपेयर करिएगा, यहाँ पे दोनों का न्यूमरेटर वैल्यू पता है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करिए, मतलब 14 में कितना मल्टीप्लाई करने पर 70 आ रहा है, या डिवाइड करने पर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि डिवाइड करने पर तो 14 से कभी भी 70 आएगा नहीं, है ना, मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा, तो यानी मल्टीप्लाई ही करना है। अब आप देखिए 14 5 से 70 होता है ना, तो ये निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब कि निगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई हुआ है, तभी निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर आप क्या करें, 13 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 65। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, तो अभी हम लोग यहाँ क्या किए थे, -5 से मल्टीप्लाई किए थे, तो इसमें भी -5 से करेंगे तो -65 आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आए तो x का वैल्यू पुट करके सॉल्व करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विथ रीजनिंग, मतलब रीजन देना है ना, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है उसका रीजन देना है। मतलब पहले तो ये बताना है कि सही है या गलत, और अगर सही है तो उसका रीजन देना है, गलत है तो उसका भी रीजन देना है। तो क्वेश्चन है, इज 0/-7 अ नेगेटिव रेशनल नंबर? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, 0/-7 इज नॉट ए रेशनल नंबर। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि नहीं है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? बिकॉज 0/-7 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। 0 में किसी भी इंटीजर से जब डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 0 होता है, विच इज नॉट, अब 0 आप जानते हैं ना, विच इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, निगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो ये हो गया उसका रीजन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए का आंसर। अब बी का आंसर यहां पे लिखते हैं, r -2/3, 2/-3 एंड -2/3, ये सब सेम है। तो यस, सेम तो है। अगर इन सबका हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सबका वैल्यू -2/3 ही आएगा, तो इसीलिए सेम है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे यस, -2/3, 2/-3 -2/-3, all are same, all are same because -2/3 is equal to 2/-3 is equal to -2/-3, ठीक है ना। इक्वल ही आ रहा है, सबका इक्वल ही आ जाएगा। आप इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर एक ही माइनस बचेगा। तो ये सब इक्वल है, इसीलिए सब सेम है। अब एक सी नंबर है, सी में क्या है, वुड इट नॉट बी रॉन्ग टू कंसीडर 0 एज ए नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर्स एज वेल एज नॉन पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। मतलब हम लोग 0 को ना नेगेटिव मानते हैं ना पॉजिटिव मानते हैं, क्या ये गलत नहीं होगा? ऐसा कहा जा रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि क्या ये गलत नहीं है कि हम लोग 0 को ना नेगेटिव रेशनल नंबर मानते हैं ना पॉजिटिव रेशनल नंबर मानते हैं? तो ये गलत है कि नहीं आपको बताना है। तो बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है ना। 0 जो है वो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सही है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि नो, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू कंसीडर 0 एज अ नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर्स एज वेल एज नॉन पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। व्हाई? बिकॉज 0 मीन्स नथिंग, ठीक है। 0 का मतलब ही होता है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है तो फिर वो पॉजिटिव कैसे होगा और नेगेटिव कैसे होगा, ठीक है। ना ही गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो पॉजिटिव मतलब कुछ हो रहा है, नेगेटिव मतलब भी कुछ हो रहा है, 0 मीन्स कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग। तो इसीलिए ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप खुद लिख सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द पेयर्स ऑफ द रेशनल नंबर्स गिवन बिलो आर इक्विवेलेंट। मतलब यहाँ पे हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स गिवन है वो इक्विवेलेंट है। अब हमें x का वैल्यू निकाल लेना है, तो कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया था, वही सेम प्रोसेस यूज करेंगे। -2/3 सिंस, चलिए इसको फिर से लिखते हैं, सिंस -2/3 and 30/x are equivalent, therefore अब इक्विवेलेंट है तो क्या होना चाहिए, इनका वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अब जब इक्वल है तो इसका x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो -2 में x से पहले करते हैं, -2 × x, फिर 30 में 3 से 30 × 3। अब हमें करने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले क्या करते हैं, -2 को इस तरफ लेकर आते हैं। अब 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा,
है ना। अब 15 3 जा 45, और नीचे क्या है, कुछ नहीं तो -1 है, और जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -45 लिख देंगे। ठीक है, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, -45। यही हो गया हमारा आंसर। तो सिमिलरली आपको b और c का वैल्यू निकाल लेना है। c में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको आप क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में जो है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा 7/4 और ये -35/x, और फिर इसको इक्वल करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, मतलब हमें यहाँ पे जो गिवन रेशनल नंबर है उसका 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। बस थोड़ा लिखेंगे कैसे देख लीजिए। फोर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर पहले हम क्या करते हैं कि इसमें दोनों ही में सिंपल हम लोग नंबर यूज करेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4/14। सेकेंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6/21। ठीक है, थर्ड -2/7 इंटू 4, दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं -8/28 एंड 4 5 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने तो एक्सप्लेन करने के लिए इतना लिखा है, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे। एक मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, ये सब ना करके आप डायरेक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ना, -4/14 -6/21 -8/28 तो बेसिकली अभी शुरू में अभी आप सीख रहे हैं, लर्निंग पीरियड में है, तो आप कोशिश करें कि डिटेल में ही अपना आंसर दें। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपलेस्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा बस ये कि आपको निगेटिव साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए ओके, कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों के कॉमन फैक्टर से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है दोनों को। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो रहा है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, तो ये हो गया आंसर। अब बी में आप देखिए, बी एक बनाते हैं 35 बाई -45 ओके। तो यहां पे अगर आप कॉमन फैक्टर की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो 5 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 35 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 45 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, और माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे।
अभी देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को ऊपर लिख देंगे। और अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ध्यान रखिए 7 बाई माइनस 9 है, तो ये कैसे हो रहा है, माइनस ऊपर कैसे चला गया, अपने से। हम लोग समझ सकते हैं कि इसको ऐसा समझ लीजिए कि हमने क्या किया, दोनों ही को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। एक किसी भी इंटीजर से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, हम लोग जानते हैं कि किसी भी इंटीजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, और -9 में जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये जो है 7 बाई -9 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब इतना हम लोग नहीं करेंगे, बस ध्यान रखिएगा अगर नीचे है तो ऊपर उसको कर देना है। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला भी निगेटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये थर्ड नंबर बना लीजिएगा। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक, न्यूमेरिकल जितना हमने करना था हमने कर लिया। अब हम लोग एक नए टॉपिक को सीखेंगे जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है ना, तो हम लोग ऑलरेडी फ्रैक्शंस को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। तो अगर आप फ्रैक्शन को सीख लिए हैं, इंटीजर्स को सीख लिए हैं, तो फिर रेशनल नंबर को सीखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये एक नंबर लाइन ड्रॉ हो गया। अब सबसे पहले हम लोग को 0 मार्क करना, हमेशा सेंटर में ध्यान देंगे अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सभी पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो चलिए हम लोग पहले 0 सेंटर मार्क कर ले। और एक बात आपको ध्यान रखना होगा, रेशनल नंबर से जब भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो एक बात का और आप ध्यान रखेंगे कि जो रेशनल नंबर आप दिया हुआ है वो किस तरह का फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे अगर आप ध्यान दें तो 5/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/11 भी प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, तो याद रखिएगा इस बात को कि अगर कोई गिवन रेशनल नंबर एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका वो जो वैल्यू होगा हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो आपको इस सिचुएशन में सिर्फ 2 वैल्यू चाहिए, एक 0 और एक 1। थोड़ा हम लोग ज्यादा बड़ा स्पेस लेंगे क्योंकि हम लोग को 0 और 1 को अगेन डिवाइड करना है। ठीक है, इतना स्पेस लीजिए कि आप आसानी से जो गिवन नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला ले लेते हैं हम लोग 5/7। 5/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और मैंने कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 और 0 के बीच में होगा, और अगर ये निगेटिव होता तो निगेटिव 1 और 0 के बीच में होता है। ठीक है, तो अभी ये पॉजिटिव है तो पहले इसी को समझते हैं, ये इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, ये हमें पता लग गया। अब हमें क्या करना है कि आप जानते हैं कि किसी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्या करना है कि 0 और 1, ये समझ लीजिए एक छोटा सा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसको हम लोग 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको इधर का सब भूल जाइए और 1 के इधर का भूल जाइए, सिर्फ 0 और 1 के बीच का आपको ध्यान रखना है कि इसको हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो जो डिनोमिनेटर हमारा होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड करना है। तो बीच में हम कितना बार इसको कट लगाएंगे समझ लीजिए, है ना। ये जो हम लोग मार्क करेंगे वो बेसिकली कट लगा रहे हैं, इसको हम एक अलग से बना लेते हैं समझाने के लिए। ये 0 है और ये 1 है, कितना कट लगाएंगे तो याद रखिएगा अगर 7 है तो चलिए 7 कट लगाते हैं बीच में। ये हमारा 0 है, ये 1 है, 7 कट लगा देते हैं, 1 2, अभी तो अंदाजा कर रहे हैं, 7 कट लगा दिए। अब आप काउंट करिए कि कितना इसमें लाइन सेगमेंट बना। तो देखिए एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जब हमने 7 कट लगाया तो इसमें छोटे छोटे 8 लाइन सेगमेंट बन गए, और हमें कितना पार्ट में डिवाइड करना था, 7 पार्ट में डिवाइड करना था।
तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा, ये गलती अक्सर हो जाती है आपसे, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल करके मैं आपको दिखा रहा हूं कि जितना भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो, मतलब डिनोमिनेटर का जितना वैल्यू हो उससे एक कम हमको कट लगाना है। मतलब 7 है तो 6 कट लगाएंगे, है ना, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, अभी हम लोग क्या है कि उतना मेजर नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा गेस करके, है ना, गेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग 6 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे कट लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये जो 0 और 1 है वो 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलिए, तो क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5, कुछ ज्यादा हो जा रहा है तो एक हम लोग और कर सकते हैं, थोड़ा और पास। ठीक है, तो ये 6 कट लग गया। अब आप देख रहे हैं ये वाला सेक्शन बहुत बड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 और इसी डिस्टेंस पे एक मार्क कर लेते हैं 1। ठीक है, तो अब ये हमारा जो 0 और 1 है वो 7 पार्ट में डिवाइड हो गया, 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमें क्या, किसको रिप्रेजेंट करना है, 5/7 को। तो हमें क्या करना है कि 0 से 5 काउंट करना पड़ेगा। तो 0 ये हमारा ये है, अब इसमें 5 काउंट करिए, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हमको मिल गया 5th नंबर पे। तो ये जो पॉइंट मिला यही हमारा हो जाएगा 5/7। मतलब ये पॉइंट 5/7 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर किसी रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो रेशनल नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसका वैल्यू 0 से इधर होगा और निगेटिव है तो 0 से लेफ्ट साइड में होगा। ये एक नंबर में बात आपको ध्यान देना है। सेकंड बात ये ध्यान देना है कि वो रेशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन हो रहा है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकता है अगर पॉजिटिव है तो, और निगेटिव है तो -1 से कम हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन में जो हम लोग अभी रिप्रेजेंट किए हैं वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन था, तो इसलिए उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में था। तो जब हमने ये पता लगा लिया कि 0 और 1 की उसके बीच में वैल्यू है, तो उसके बाद हमें चेक करना है उसका डिनोमिनेटर। जितना डिनोमिनेटर होगा उतना पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना, और उतना पार्ट में डिवाइड करने के लिए उससे एक कम मार्क लगाएंगे, है ना, इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे 7 था तो 6 मार्क लगाए हम लोग, अगर 8 होता तो 7 मार्क लगाते इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। तो उसके बाद फिर हम काउंट करेंगे, जो न्यूमरेटर का जो वैल्यू होगा उतना काउंटिंग करना है, 0 से हमेशा काउंटिंग करना है। इतने बातों का ध्यान रखेंगे, आप मार्क कर लेंगे। ठीक है ना, जो भी मैं बताया एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब जैसे ये हमारा दूसरा नंबर है 7/5, तो 7/5 क्या है सॉरी, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो 1 से बड़ा होगा ना, पॉजिटिव है तो 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा और किसके किसके बीच में होगा ये हमें पता लगाना है। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 1 5 एंड 2/5। अब हमको होल पार्ट यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे होल नंबर को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब 1 से आगे होगा, और 1 से आगे होगा तो ऑब्वियसली 2 से पहले होगा। ठीक है ना, मतलब हमको 1 और 2 के बीच में ये नंबर मिलेगा। तो 1 और 2 मार्क कर लिए। ठीक है, अब 1 और 2 को हमको डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो जो इसका न्यूमरेटर है, इसका न्यूमरेटर क्या है, 5 है, तो 5 पार्ट में डिवाइड करना है। 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो कितना मार्क लगाना पड़ेगा, 4। ठीक है ना, एक कम, 5 है तो 4, बराबर बराबर डिस्टेंस पे लगा देते हैं। 1 2, थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने 4 कट लगा दिया। तो देखिए अभी 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहां से यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 5। 5 डिवीजन हो गए 1 और 2 के बीच में। अब हमको क्या करना है, अब हमको 7/5 को रिप्रेजेंट करना है। तो हमको 7 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 1 तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे हो गया। 1 के आगे काउंट करना है कितना, 2, जो इसका न्यूमरेटर हो। तो इस बार हम लोग 0 से नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 0 से नहीं, ये 1 से आगे है। तो 1 से आगे हम लोग काउंट करेंगे कितना, 2 काउंट करेंगे। तो 2 काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के काउंट करना है, 1 और 2।
तो ये हमको पॉइंट मिला। अब ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 2/5, जो किसके बराबर है, 7/5। ठीक है, तो आपने दोनों कंडीशन मैंने आपको बताया, प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन में बताया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की भी कंडीशन बताया। एक और छोटा सा हमारा है 3/-11, 3/-11। अब ये हमारा निगेटिव नंबर है ना, निगेटिव रेशनल नंबर है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, तो -3/11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है आपका -3/11, ये एक, अगर आप ध्यान दें तो प्रॉपर फ्रैक्शन ही हो रहा है ना, निगेटिव में हो रहा है लेकिन प्रॉपर ही फ्रैक्शन है। तो ये जो -3/11 क्या होगा, 0 और -1 के बीच में होगा, -1 के बीच में। अब यहां 0 और -1 को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, तो देखिए 11 है, तो 11 पार्ट में डिवाइड करना है, और 11 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मार्क कितना करेंगे, तो 10 मार्क करेंगे। ये ध्यान रखना है, डिवीजन तो हमारा 11 ही होगा, लेकिन उस 11 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मार्किंग 10 करना पड़ेगा हम लोग, ये बात ध्यान रखना है। तो करिए 10 मार्क, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्क हो गया। 10 मार्क यानी 11 डिवीजन हो गया। अब हमको काउंट करना है कितना, तो -3। अब -3 कहाँ होता है, तो 0 से लेफ्ट में होगा, तो काउंट करिए 1 2 और 3, तो ये हमारा क्या हो गया, -3 यानी -3/11। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो आपको बताया गया है। ऑलराइट, तो अब इसी के साथ देखिए, अभी हम लोग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही मेजर टॉपिक इसको समझ सकते हैं आप, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। आगे हम लोग को अपोजिट पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स और कंपैरिजन सीखना है। ठीक है, आगे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी समय को देखते हुए मुझे यहीं पे अपने वीडियो को एंड कर देना चाहिए। ओके, और जो बाकी के टॉपिक्स हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। आई होप आपको जो बताया गया समझ में आया है, जो न्यूमेरिकल्स कराया गया वो भी आप समझे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।